सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे निजाम का हुक्म है। मुस्लिम नेता ओवैसी की हैदराबाद में लगातार 5वीं अगुवाई। आखिर हैदराबाद के लोग कैसे भूल गए आजादी के बाद की आजादी की लड़ाई? कैसे भारत का सेंट्रल हिस्सा पाकिस्तान में विलय होते होते रह गया? आखिर कैसे 40,000 हिंदुओं को निजाम के नरसंहार ने रौंदा? क्या अब हैदराबाद के लोग उन सभी हिंदुओं के बलिदान को भूल गए हैं? दोस्तों, बात है उस समय की जब साल 1947 में भारत की आजादी तो मिल गई, पर अभी भी कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें अपने आप में इंडिपेंडेंट थीं और वो भारत में विलय होने के लिए राजी नहीं थी। हालांकि कुछ दिनों बाद कश्मीर और जूनागढ़ ने तो भारत के सामने सरेंडर कर दिया, पर अब भी हैदराबाद की रियासत आजाद थी और वहां के निजाम, जो कि उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर इंसान माने जाते थे, वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन भारत का संग इसके खिलाफ था और भारत के आम हिंदू भी, जिनका नतीजा 40,000 हिंदुओं को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दरअसल आजादी के बाद पाकिस्तान की सीमा पर लगभग 5 लाख हिंदुओं को दंगे में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। भारत की आजादी के बाद भी हैदराबाद के हिंदुओं का हाल कुछ ऐसा था कि निजाम के दरिंदे इन्हें मारने के लिए एक कतार में खड़े कर रहे थे ताकि गोलियों की बचत की जा सके। एक ही गोली में 3 से 4 लोगों को मारा जा सके। हैदराबाद की रियासत में नरसंहार इतना बढ़ गया था कि हिंदू हैदराबाद छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तो आखिर हैदराबाद की रियासत को कैसे भारत में विलय कराया गया और इसके लिए कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या लाखों हिंदुओं की कुर्बानी को अब हैदराबाद की आवाम भूल चुकी है? आखिर कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक जोखिम भरे फैसले ने हैदराबाद को पाकिस्तान में विलय होने से बचाया था? इनफैक्ट सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए हमारे साथ आखिर तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी तो मिली, लेकिन यह आजादी अभी पूरी नहीं थी, क्योंकि 565 रियासतों में से 3 रियासतें अभी भी इंडिपेंडेंट थीं। हालांकि इनमें से जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 और जूनागढ़ का 20 फरवरी 1948 को भारत में विलय कराया गया। लेकिन हैदराबाद रियासत के निजाम ने अभी भी किसी कीमत पर भारत में विलय होने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था एंड खुद को स्वतंत्र रहने का ऐलान कर दिया था। दरअसल अंग्रेजों के शासनकाल में हैदराबाद के नवाब बहादुर यार जंग ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM नाम की पार्टी बनाई थी, जिसका अपडेटेड वर्जन AIMIM नाम से आज भी असदुद्दीन ओवैसी चला रहे हैं। बता दें कि हैदराबाद के नवाब ने उस समय राजकारों की एक फौज बनाई थी, जिसमें आम मुस्लिम शामिल थे। ये फौज भी नवाब की सेना के जैसी ही थी। इस सेना की कमान निजाम के पास ना होकर बहादुर यार जंग के पास थी। दरअसल बहादुर यार जंग के बाद राजकारों की जिम्मेदारी कासिम रिजवी ने संभाली। इनका मूल मकसद देश की आजादी के बाद हैदराबाद को पाकिस्तान की तरह ही एक इस्लामिक राज्य बनाना था, या फिर ऐसा ना होने पर इसे पाकिस्तान में ही विलय करना था। इनफैक्ट KM मुंशी ने अपनी किताब एंड ऑफ एन एरा में ये लिखा है कि कासिम रिजवी कहता था कि हम महमूद गजनवी की नस्ल के हैं और अगर हमने तय कर लिया है कि हम लाल किले पर आस फजा ही झंडा फहरा देंगे, इसके बाद से इनके मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि आजादी के प्रोसेस के दौरान भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान से विलय को लेकर बातचीत की थी। हालांकि इस प्रस्ताव को ठुकराकर निजाम ने 3 जून 1947 को फरमान जारी कर हैदराबाद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया और कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम को राजकारों के मुखिया कासिम रिजवी ने भरोसा दिया था कि वह भारतीय सेना का मुकाबला कर सकता है, यानी कि ये किसी भी हद तक भारत के संग में विलय नहीं होना चाहते थे। इनफैक्ट हद तो तब हो गई जब रजाकार हैदराबाद को इस्लामी राज्य बनाने के लिए अत्याचारों की सीमा पार कर गए। दरअसल राजाकारों ने बहुसंख्यक हिंदुओं को अपना निशाना बनाया, उनकी बुरी तरह से कत्ल किए, हजारों महिलाओं का बलात्कार किया। भारत के विलय की जो मांग करता उसे वो राजाकारों में शामिल कट्टरपंथी मुस्लिम निशाना बनाते थे। बताया जाता है कि निजाम की सेना ने अपने बंदूक की गोलियों को बचाने के लिए कतार में 3-3, 4-4 लोगों को खड़ा करके इसके बाद उनका खुलेआम कत्ल करती थी। इसको लेकर हैदराबाद में दंगे भड़क उठे और हिंदुओं के लिए जीना मुश्किल हो गया।
जिसके बाद रिजवी ने हैदराबाद की सत्ता अपने हाथ में ले ली। आपको बता दें कि उस समय सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत के पेट में कैंसर कहा था। बता दें कि उस वक्त के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर भारत सरकार और निजाम के बीच नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, जिसमें तय किया गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले तक हैदराबाद से जो पारस्परिक संबंध की व्यवस्था थी वह बनी रहेगी। लेकिन निजाम उस्मान अली खान ने जल्द ही संधि का उल्लंघन करना शुरू कर दिया और बिना भारत को बताए पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का कर्ज दे दिया। निजाम ने बिना भारत को बताए पाकिस्तान में अपना एक जनसंपर्क अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। साथ ही विदेशों में हथियार खरीदने की कोशिश भी करने लगे। इस बीच हैदराबाद की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान से चोरी छिपे हथियार मंगाए जा रहे थे, रजाकारों के जरिए सीमाओं पर गड़बड़ी पैदा की जा रही थी और रेलगाड़ियों को लूटा जा रहा था। दरअसल हालात तब बेकाबू हो गए जब 22 मई 1948 को रजाकारों ने हैदराबाद के पास गंगापुर स्टेशन पर एक ट्रेन पर हमला किया, जिसमें बहुत से हिंदुओं को बेवजह मारा गया, उन पर अत्याचार किए गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने 26 जुलाई 1948 को हैदराबाद की स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी कर दिया। सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कार्यवाही करना जरूरी हो गया है। हालांकि तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल रॉबर्ट बूचर ने हैदराबाद पर किसी भी तरह के आक्रमण का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इसके बदले में पाकिस्तान अहमदाबाद और बॉम्बे पर हवाई हमला कर सकता है। लेकिन सरदार पटेल अपने निर्णय पर अडिग रहे कि राज्य में शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई की जाए। दरअसल राजनीतिक और कई वजहों से सरदार पटेल को 2 बार हैदराबाद पर पुलिस की कार्रवाई टालनी पड़ी, लेकिन तीसरी बार वो बिल्कुल कंफर्म थे और उन्होंने इसकी घोषणा तब की जब 13 सितंबर 1948 की सुबह 4 बजे भारतीय सेना मेजर जनरल JN चौधरी की लीडरशिप में हैदराबाद अभियान शुरू किया जा चुका था। महज 5 दिन के अंदर ही 17 सितंबर 1948 की शाम 5 बजे निजाम उस्मान अली ने रेडियो पर इस लड़ाई को रोकने का मैसेज दिया और रजाकारों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही हैदराबाद में भारत का पुलिस एक्शन समाप्त हो गया। 5 दिन तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी इसमें कुर्बान हो गए। भारतीय सेना अपने 66 जवानों को खो चुकी थी, जबकि 97 जवान घायल हुए। 18 सितंबर को हैदराबाद की रियासत का आत्मसमर्पण करने के बाद उसे भारत को सौंप दिया गया। दरअसल भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा पोलो के 17 मैदान थे। 17 सितंबर को आत्मसमर्पण के बाद हैदराबाद रियासत के प्रधानमंत्री लायक अली और रजाकार मिलिशिया के प्रमुख कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 24 नवंबर 1949 को निजाम ने घोषणा की कि भारत का संविधान ही हैदराबाद का संविधान होगा और 26 जनवरी 1950 को हैदराबाद नियमित रूप से भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद रिजवी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लगभग 1 दशक तक जेल में रहने के बाद कासिम रिजवी को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान चला जाएगा। इसके बाद रिजवी को पाकिस्तान ने अपने यहाँ शरण दे दी थी। इस घटना का एक और पहलू यह निकलकर सामने आया कि कासिम रिजवी के पाकिस्तान जाने के बाद उनके संगठन को हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप दिया गया था। एंड आज भी असदुद्दीन ओवैसी इसी से मिलते जुलते संगठन AIMIM को चला रहे हैं और 25 सालों से लगातार हैदराबाद के सांसद बने हुए हैं। शायद इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि हैदराबाद के लोग सालों पुराने उस नरसंहार को भूल चुके हैं जिसमें हजारों हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई थी। बाय द वे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।